वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल में पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन, और आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वोकैबुलरी के साथ। तो एक्साइटेड एवरीवन? सब लोग एक्साइटेड है? चले। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और, क्योंकि टेलीग्राम बैन हो चुका है तो आप लोगों को लिंक्स ना अब से व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगे। तो सभी लोगों ने आई होप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लिया है। जिन लोगों ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो जितनी भी चीज़ें होंगी आपको सारी की सारी व्हाट्सएप चैनल पे शेयर होंगी। उसका लिंक जो है ना, हम इस वीडियो के पिन कमेंट में पिन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे। तो सभी बच्चे इस व्हाट्सएप चैनल को तुरंत की तुरंत ज्वाइन कर लेंगे, जिससे कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आपको सारी चीज़ें, सारे लिंक्स, सारी चीज़ें, अच्छा जो पीडीएफ्स हैं, जितनी भी पीडीएफ्स हैं जो आपको चेकलिस्ट वगैरह सब कुछ शेयर होती है, वो आपको येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे शेयर होंगी, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे पीडीएफ नहीं शेयर हो पाती हैं। तो येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे सारी की सारी पीडीएफ्स आपको शेयर होती रहेंगी। जितने भी लिंक्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी मैसेजेस हैं, सब कुछ है, वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे शेयर होते रहेंगे। सो डोंट वरी, चीज़ें आपको सारी मिलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ी सी जगह चेंज हो गई है। चले, अब आ जाते हैं वोकैबुलरी पे। तो पहला वर्ड है आज का, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज अनट्रैमल्ड। अनट्रैमल्ड का मतलब क्या? जिसके ऊपर कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बंधन मुक्त जो इंसान है, वो इंसान कैसा होता है? वो इंसान अनट्रैमल्ड होता है। नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, जो शब्द नाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, कंस्ट्रेंट्स, अनफेटर्ड। फेटर्ड का मतलब क्या होता है? जंजीरें। तो जो इंसान जंजीरों से मुक्त है। अनकॉन्स्ट्रेंड। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट है। ऑटो रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ। ऑटो एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है खुद से। तो जो सारी चीजें खुद से करता है मतलब इंडिपेंडेंट है। और क्या क्या बोल सकते हैं? कोई इंसान अगर फ्री है तो अनकन्फाइंड है। अनकन्फाइंड का मतलब क्या है? कोई उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। कन्फाइंड नहीं, कन्फाइंड का मतलब होता है बंधा हुआ। अनब्रिडल्ड है, कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। अनटेथर्ड है, एक सेकेंड, अनटेथर्ड। अनटेथर्ड का मतलब भी क्या हो गया? सेम वही, उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई बंधन नहीं है, वो इंसान एकदम क्या है? अपने आप में एकदम लूज है, अनचेक्ड है, अनइनहिबिटेड है। वो इंसान अपने हिसाब से चलता है। क्या इडियम यूज कर सकते हैं? मार्च टू वंस ओन ड्रम। मतलब वो इंसान अपने हिसाब से चलता है, वो किसी की बात नहीं मानता। उसने जंजीरें उठा के फेंक दी हैं, तो थ्रो ऑफ द शैकल्स। तो उसके ऊपर जितनी भी जंजीरें थी, उसने वो क्या कर दिया? थ्रो ऑफ कर दिया, मतलब वो सारी की सारी जंजीरें फेंक दी हैं। उसके ऊपर जो लीश लगाया गया था, लीश क्या होता है? पट्टा, जिसे डॉग्स को कंट्रोल करते हैं। तो ऑफ द लीश, उसके ऊपर जो पट्टा बांधा हुआ था, उसको कंट्रोल करने की जो कोशिश की जा रही थी, उसने वो चीज फेंक दी है। मीन्स अब वो क्या है? अब वो अनकंट्रोल्ड हो। एंटोनिम्स नहीं भाई, रेस्ट्रेंड है, एनकम्बर्ड है, कंट्रोल्ड है, कंस्ट्रेंड है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्या लगा रखी है? जंजीरें लगा रखी है। तो उस रिसर्चर्स के पास अनकंट्रोल्ड फ्रीडम था कि वो अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल मीन्स जो नॉट ट्रेडिशनल नहीं है, जो सब लोग नहीं करते, उसको बोलते हैं अनकन्वेंशनल। साइंटिफिक थ्योरीज को पढ़ सकता था, उसके पीछे जा सकता था, उसके पास बहुत फ्रीडम था। अच्छा, किसी को कंट्रोल करने के लिए क्या बोलते हैं? अगर आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो, तो आप उस इंसान को क्या कर रहे हो? आप उस इंसान को रेन इन कर रहे हो। रेन इन का मतलब क्या होता है? आप उस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप उस इंसान को कर्ब कर रहे हो, रोक रहे हो। क्या कर रहे हो? कंटेन कर रहे हो, चेक कर रहे हो। उसको दबा रहे हो तो क्या कर रहे हो? थ्रॉटल कर रहे हो, थ्वाट कर रहे हो। उसको रोक रहे हो आगे बढ़ने से तो हिंडर कर रहे हो, रोक रहे हो, हैम्पर कर रहे हो, इम्पीड कर रहे हो, इनहिबिट कर रहे हो, रोक रहे हो उसको। उसका गला घोट रहे हो, स्टिफल कर रहे हो, एनकम्बर कर रहे हो,
उसको पटरी पे से उतार रहे हो, डिरेल कर रहे हो, रोक रहे हो चीज़ों को, क्लॉग कर रहे हो। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आप चीज़ों को क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो उसको, राइट। ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, आप चाहते ही नहीं कि वो आगे बढ़े। कर्टेल कर रहे हो, वेरी गुड, कर्टेल कर रहे हो, रोक रहे हो। स्टिमी कर रहे हो, रोक रहे हो। सारे वर्ड्स जितने भी हमने लिखे हैं, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। ऑल ऑफ देम आर वर्ब, सारे के सारे वर्ड के वर्ब्स हैं। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज आस्केंस। आस्केंस का मतलब क्या है कि आपको एक तरीके से डाउट हो रहा है। तो अगर आपको किसी इंसान के ऊपर कोई डाउट हो रहा है, इसका मतलब आप किस सिचुएशन में हो, आप आस्केंस। अच्छा, आस्केंस देखने में लगता है कि ये नाउन है ना, बट ये आस्केंस नाउन नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। मतलब आस्केंस को आप कैसे याद कर सकते हो, आपको डाउट होगा तभी तो आप उससे बहुत सारे सवाल पूछोगे। तो आस्क का मतलब क्या होता है, सवाल पूछना। तो आप बार 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 जो है सवाल पूछ रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या है, डाउट कर रहे हो। इनफैक्ट ये ना एडजेक्टिव भी नहीं है, ये एडवर्ब की तरह ज्यादातर यूज किया जाता है। तो विद सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट, डाउट से, आपको उस इंसान के ऊपर बार बार डाउट हो रहा है, आप क्या हो, डाउटफुल हो, सस्पिशियस हो, स्केप्टिकल हो। इन सारे शब्दों का मीनिंग है डाउटफुल, लेकिन ये डायरेक्ट सिनोनिम्स नहीं है। क्यों ये डायरेक्ट सिनोनिम्स नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं और ये एडवर्ब है। एडवर्ब का सिनोनिम हमेशा एडवर्ब होगा, एडवर्ब का एंटोनिम हमेशा एडवर्ब होगा। दूसरी तरफ आप ट्रस्ट कर लेते हो, अप्रूव कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो। और क्या बोल सकते हैं, जो इंसान हर चीज पर विश्वास कर लेता है, वो इंसान क्या होता है, क्रेड्यूलस होता है। क्रेड्यूलस का मतलब क्या है, जो हर चीज पे विश्वास करे। तो वो जो है बहुत ही ज्यादा डाउटफुल लग रहा था एट दी ऑफर पे, क्योंकि वो उसे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि सच हो ही नहीं सकता। तो उसको ऑफर इतना अच्छा लग रहा था कि वो सच हो ही नहीं सकता, इसलिए वो क्या लग रहा था, इसलिए वो डाउटफुल लग रहा था। तो उसने उस ऑफर पे क्या देखा, उसने उस ऑफर को डाउटफुली देखा, डाउट से देखा। तो आस्केंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, इट इज एन एडवर्ब। इसका मीनिंग क्या होता है, डाउट से, संदेह से। कोई प्रॉब्लम किसी को इस वर्ड में, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन। अच्छा, अब अगर मुझे किसी चीज पे डाउट हो रहा है, तो मुझे कुछ इडियम्स बता दो डाउटफुल होने के। तो मैं उस चीज को कैसे ले रही हूँ, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ग्रेन ऑफ सॉल्ट भी बोलते हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट भी बोलते हैं। मतलब मुझे उस चीज पे क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है। मुझे क्या लग रहा है, समथिंग इज फिशी, कुछ तो गड़बड़ है। दया ढूंढ के निकालो क्या गड़बड़ है। मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मुझे चीजें ठीक नहीं लग रही। आई कैन स्मेल अ रैट, मैं क्या कर सकती हूँ, एक रेट स्मेल कर सकती हूँ। मतलब मुझे क्या हो रहा है, मुझे उस बात पे डाउट हो रहा है। मेरी आईब्रोज उठ रही है, रेज एन आईब्रो। तो कोई चीज अगर मेरी आईब्रो उठा रही है, मतलब मुझे क्या हो रहा है, उस चीज पे डाउट हो रहा है। तो आई एम डाउटिंग इट। आपका मीनिंग क्या है, आई एम डाउटफुल। डाउटफुल हूं मतलब मैं क्या हूं, स्केप्टिकल हूं। डाउटफुल हूं मतलब मैं क्या हूं, सस्पिशियस हूं। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज लशियस। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स का नाम लोग लशियस लशियस रख देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ईटिंग पॉइंट्स का नाम, रेस्टोरेंट्स का नाम लशियस होता है। क्यों, सबसे पहले तो देखो पार्ट ऑफ स्पीच, लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, एडजेक्टिव। लशियस का मतलब क्या हो गया, बहुत ही टेस्टी, मतलब मजा आ गया। एक्सट्रीमली प्लीजिंग टू द टेस्ट, स्मेल और सेंसेस, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही बढ़िया। इसको फिंगर लिकिंग भी बोलते हैं। ऐसा खाना कि उंगलियां चाटते रह जाओगे, मीन्स बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। डेलेक्टेबल बहुत टेस्टी है, सक्यूलेंट बहुत टेस्टी है, एम्ब्रोसियल बहुत टेस्टी है। मतलब इतना टेस्टी है कि क्या हो गया, मजा आ गया। सेवरी, शबरी के बेर कैसे थे, शबरी के बेर सेवरी थे, मतलब बहुत टेस्टी थे, बहुत ही बढ़िया। पैलेटेबल, मजा आ गया ऐसा। एंटोनिम्स, बहुत ही फीका है, इंसिपिड है, ब्लैंड है, अनपैलेटेबल है, खाया भी नहीं जा रहा, इतना गंदा है। तो शेफ ने एक बहुत ही टेस्टी चॉकलेट की डेजर्ट बनाई, स्वीट बनाई, जिसने अट्रैक्ट किया हर गेस्ट को। इतनी टेस्टी वो डेजर्ट थी, इतनी टेस्टी वो मिठाई थी कि हर कोई क्या हो गया, हर कोई अट्रैक्ट हो गया। इतना सुंदर था, इतना टेस्टी था। तो टेस्टी इज व्हाट, सक्यूलेंट, लशियस, सेवरी, डिलेक्टेबल, एम्ब्रोसियल। मतलब वो चीज़ बहुत ही बढ़िया थी। अच्छा, हमने यहाँ पे बात करी कि वो चीज़ खाने में अच्छी नहीं थी।
चलो अब मैं इसके थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स की बात करते हैं। अगर कोई चीज बासी थी तो आप बासी चीजों को क्या बोल सकते हो? स्टेल। स्टेल इज व्हाट? बासी। सड़ी हुई को क्या बोलते हैं? सड़ी हुई इज रॉटन। मस्टी, सड़ी हुई। मोल्डी, सड़ी हुई। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है? ये सारे के सारे वर्ड्स हैं कि वो चीज, इसका मतलब तो बासी है और इन सब का मतलब क्या है कि वो चीज कैसी है? वो चीज आपकी सड़ी हुई है। चलो अच्छा, अब अगर उसमें से गंदी स्मेल आ रही है बहुत ज्यादा, सड़ने की वजह से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो आप उसको क्या बोलते हो? प्यूट्रिड है। प्यूट्रिड मीन्स बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। फीटेड है, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। रैंक है, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। मेलोड्रस है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। स्मेल कैसी है? फॉल फाउल स्मेल है, बहुत गंदी स्मेल है। नॉइसम है, बहुत खराब स्मेल आ रही है। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि उसमें से जो स्मेल आ रही है वो बहुत ही गंदी है। तो ये मतलब जितने भी हम वर्ड्स कर रहे हैं, ये सारे के सारे हम कैसे वर्ड्स कर रहे हैं? नेगेटिव वर्ड्स कर रहे हैं। चलो अगला वर्ड है कि अब वो चीज देखने में बहुत गंदी है। अभी हमने बोला कि वो अंदर से सड़ी हुई है, फिर हमने बोला उसकी स्मेल बहुत खराब है। अब अगली चीज, वो चीज देखने में अगर बहुत गंदी है तो कैसी है? शैबी है, अनटाइडी है, स्क्रफी है, टैटी है। मीन्स वो चीज देखने में बहुत ही ज्यादा खराब है, मतलब फटी हुई सी है। फटी हुई सी को क्या बोल सकते हैं? वोन आउट। वोन आउट का मतलब क्या होता है? फटी हुई है। थ्रेड बेयर मतलब पूरी तरीके से फट गई है, इतनी खराब है देखने में। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो चीज देखने में बहुत। स्क्वालिड, वेरी गुड, स्क्वालिड है। ग्रिमी है, सारे नेगेटिव। अगली है, टैटर्ड है। टैटर्ड का मतलब क्या होता है? फटी हुई है। रैग्ड है, इसका मतलब भी होता है फटी हुई है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या हो गए? जितने भी हमने वर्ड्स किए, ऑल ऑफ देम आर नेगेटिव टोन वर्ड्स। नेगेटिव टोन के वर्ड्स हैं। शॉडी है, बहुत ही खराब क्वालिटी की है। डिस्गस्टिंग है, देखने में बहुत खराब है। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज बाइगॉटरी। बाइगॉटरी का मतलब क्या है? आप एक तरफा हो रहे हो। बाइगॉटरी, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, बाकी सब के सब जो कह रहे हैं मैं नहीं मानता। आप कट्टर हो रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? बाइगॉटरी। और ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को बोलते हैं बाइगॉट। कट्टर इंसान जो होता है। तो बाइगॉटरी क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। इनटॉलरेंस टूवर्ड्स अदर्स बिलीव्स। अब दूसरे के विश्वासों को मान ही नहीं सकते, आपको लगता है जो आप सोच रहे हो वही चीज एकदम सही है। इनटॉलरेंस, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, आप क्या कर रहे हो? भेदभाव कर रहे हो, पार्शियलिटी कर रहे हो। एंटोनिम्स, टॉलरेट कर रहे हो, आप फेयर हो, जस्ट हो, एक्सेप्ट कर रहे हो लोगों को। तो कैंपेन का मकसद क्या था? कि बाइगॉटरी को हटाया जाए और यूनिटी को प्रमोट किया जाए। यूनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी का मतलब क्या होता है? कि यूनिटी। अच्छा, जो लोग बाइगॉट्स होते हैं उनके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं। अगर हम किसी को बाइगॉट बोलते हैं, बाइगॉटेड है वो इंसान, मतलब अपनी ही अपनी बात मान रहा है, किसी और की बात नहीं मान रहा, तो ऐसे इंसान को हम फेनेटिक भी बोलते हैं। मतलब ऐसा इंसान क्या है? फेनेटिक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बातें मान रहे। एक और वर्ड होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बताओगे। हिंट आपको दे रही हूँ, जी से होता है। क्या होता है? जीलॉट, राइट। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा कट्टर होते हैं, किसी की भी बात नहीं मानते। इनके हिसाब से जिस बात पे ये विश्वास करते हैं वही सही है, बाकी सबकी बात क्या है? बाकी सबकी बात गलत। हार्ड लाइनर भी बोलते हैं ऐसे लोग। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज चर्लिश। चर्लिश का मतलब क्या होता है? जो मैनर्ड नहीं है, जो बड़ी रूखी तरीके से बात करता है, बड़ी इम्पोलाइट तरीके से बात करता है, बड़ी गंदी तरीके से बात करता है। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? चर्लिश। मतलब अनफ्रेंडली है, उस इंसान के अंदर मैनर्स नहीं है। ऐसा इंसान क्या हो गया? चर्लिश। बोरिश होता है। कर्ट मीन्स बहुत ही रूड। इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान क्या होता है? बहुत ही रूड होता है। अच्छा, दो वर्ड्स में ना बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। एक वर्ड होता है इंसोलेंट और एक वर्ड होता है इनसोशिएंट।
तो इंसोलेंट और इनसोशिएंट में डिफरेंस क्या है? इंसोलेंट का तो मतलब वही हो गया ना, ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा क्या है, रूड है। और इनसोशिएंट इंसान कौन होता है? जिसको किसी चीज की चिंता नहीं हो। ऐसा इंसान क्या होता है? केयर फ्री होता है। ऐसा इंसान क्या होता है? नॉन चैलेंट होता है। ऐसा इंसान क्या होता है? मम्मी ने बोला केयरफुल रहना, मम्मी की बात को हवा में फेंक देता है। थ्रो कॉशन टू द विंड। मतलब ऐसे इंसान को किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेड बैक होता है, इजी गोइंग होता है, अनकंसर्न्ड होता है। मतलब ऐसे इंसान को किसी भी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों में डिफरेंस सभी को क्लियर रहेगा हमेशा। अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो चर्लिश इंसान क्या होता है? बहुत ही रूड सा होता है। अगर बहुत साधारण शब्दों में बोलूं तो इम्पोलाइट होता है, बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होता। एंटोनिम्स बहुत ही कर्टियस है, बहुत ही पोलाइट है। एफेबल क्या होता है? फ्रेंडली है। कर्टियस क्या होता है? पोलाइट है। अर्बेन मीन्स बहुत मैनर्ड है, बहुत मैनर्स है उसके अंदर। सिविल भी बोलते हैं, सिविल मीन्स बहुत वेल मैनर्ड है। तो एथलीट का बहुत रूड एटीट्यूड था कि उसने उन वॉलंटियर्स को ही इग्नोर कर दिया जिन्होंने वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया। तो वो एथलीट कैसा था? वो एथलीट बहुत ही ज़्यादा रूड था, वो एथलीट बहुत ही ज़्यादा खराब था। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब क्या है? कि आप क्या कर रहे हो? जासूसी कर रहे हो। दैट मीन्स व्हाट? एस्पियोनेज। पार्ट ऑफ स्पीच, द एक्ट ऑफ स्पाइंग, जासूसी करना। स्पाइंग, जासूसी करना, इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलेंस। आप सामने वाले पे क्या रख रहे हो? नजर रख रहे हो और पूरी तरीके से क्या कर रहे हो? जासूसी। एंटोनिम्स, ओपन हो, ऑनेस्टी या ट्रांसपेरेंसी, कोई जासूसी नहीं हो रही। तो जो स्पाई था, स्पाई किसको बोलते हैं? जासूस को। तो जो जासूस था उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया एस्पियोनेज का कंट्री के अगेंस्ट। ये वो कंट्री के खिलाफ क्या कर रहा था? जासूसी कर रहा था। उस चीज का इल्जाम उस स्पाई पे लगाया गया। अच्छा, इससे रिलेटेड एक वर्ड बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है। कोई इंसान जो किसी के डॉक्यूमेंट्स को लीक कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? उस इंसान को बोलते हैं विसल ब्लोअर। तो विसल ब्लोअर क्या करता है? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लीक कर देता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। विसल ब्लोअर लीक्स इंपॉर्टेंट या सीक्रेट डॉक्यूमेंट। मैम हमजा वॉज अ स्पाई। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज गुस्सामेर। गुस्सामेर का मतलब क्या होता है? जिससे आपको अंदर बाहर का भी दिख जाए। मतलब इतना हल्का सा कपड़ा है उस चीज का कि आपको क्या हो रहा है? एकदम अंदर बाहर का भी क्लियरली दिख रहा है। आप उसको क्या बोलते हो? गुस्सामेर। पार्ट ऑफ स्पीच एक तरह का ये कपड़ा है, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। इतना लाइट है, इतना डेलिकेट है कि एकदम ट्रांसपेरेंट सा ही है। एथेरियल मीन्स बहुत ही लाइट। एथेरियल का मतलब क्या होता है? बहुत ही लाइट। फिल्मी, बहुत ही पतला सा। डायफेनस का मतलब क्या होता है? एकदम ट्रांसपेरेंट सा, कि उससे आपको आर पार दिख जाए। तो सच अ क्लोथ इज नोन एज, सच अ थिंग इज नोन एज गुस्सामेर। सब्सटैंशियल इंपॉर्टेंट है, ओपेक है, नहीं दिख रहा, उससे बहुत डेंस है। तो डिजाइनर ने अनवील किया मी सामने रखा, रिवील किया एक गाउन जो कि गुस्सामेर फैब्रिक से बना हुआ था, कि आर पार सब दिख रहा था, जो चमक रहा था स्टेज की लाइट के अंदर। ऐसा डिजाइनर ने एक गाउन को अनवील। अच्छा, अनवील में व्हील वर्ड क्या होता है? वेल इज व्हाट? घूंघट। तो अगर आप घूंघट उठा रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? अनवेल कर रहे हो। अनवेल कर रहे हो मतलब आप डिस्क्लोज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डाइवल्ज कर रहे हो, रिवील कर रहे हो। ब्रिंग टू लाइट, चीजों को क्या कर रहे हो? चीजों को सामने ला। इन सब का मतलब क्या हो गया? कि आपने उस चीज को सबके सामने आप ले आए। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फरलो। फरलो का मतलब क्या है? थोड़े टाइम की छुट्टी मिल गई आपको, तो फरलो इज व्हाट? छुट्टी। टेम्पररी लीव फ्रॉम वर्क और ड्यूटी, आपको थोड़े टाइम के लिए अपने काम से क्या मिल गई? लीव मिल गई है। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। लीव, वेकेशन, ब्रेक, मतलब छुट्टी मिल गई है। एंटोनिम्स, आप ड्यूटी पर हो, सर्विस में हो, एम्प्लॉयमेंट में। तो सोल्जर को 1 महीने की छुट्टी मिल गई कि वो क्या करे? अपनी फैमिली को जाके विजिट करे।
तो सोल्जर को क्या हो गया, 1 महीने की छुट्टी मिल गई। अच्छा, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, अगर मैं बात करूं कि अगर किसी के लाइफ में अब छुट्टी से कुछ कुछ रिलेटेड है, कोई पॉज आ गया है, तो पॉज के लिए एक फ्रेजल वर्ब यूज होती है एंड दैट इज व्हाट, ब्रेक ऑफ। तो अगर आपको किसी चीज से छुट्टी मिल गई है, आपने उस चीज को रोक दिया है, तो दैट मीन्स व्हाट, ब्रेक ऑफ हो गया है। चलो, आपने छुट्टी ले ली है, तो आपने क्या लिया है, टेक अ ब्रीदर। टेक अ ब्रीदर का मतलब क्या है कि आपने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया है, टेक अ स्मॉल लीव या टेक अ शॉर्ट रेस्ट। अच्छा, आप पूरे दिन काम कर रहे हो और आप थक गए हो, यार आप खत्म करते हैं काम, अब मुझे रेस्ट चाहिए, तो उसके लिए कौन सा इडियम यूज करते हैं, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मीन्स आप काम करते करते थक गए, प्लीज रुक जाओ, मीन्स लेट्स स्टॉप वर्किंग नाउ। अब आप क्या कर रहे हो, काम करना बंद कर रहे हो, क्योंकि पूरा दिन हो गया, पूरे दिन से काम कर रहे हो। अच्छा, आप काम कर रहे थे, बीच में आपको ब्रेक चाहिए छोटा सा, या 3 घंटे से लगातार पढ़ रहा हूँ, अब मुझे बीच में 20 मिनट का ब्रेक चाहिए, उसके लिए क्या बोलते हैं, टेक 5। टेक 5 का मतलब क्या होता है, टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आपको क्या चाहिए, शॉर्ट ब्रेक चाहिए, आपको थोड़े टाइम के लिए सुकून चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। अच्छा, आप उस चीज को अभी करना ही नहीं चाहते, आप कह रहे हो मैं बाद में करूंगा उस चीज को, तो आप क्या कर रहे हो, उस चीज को पुट ऑफ कर रहे हो। पुट ऑफ कर रहे हो, डेफर कर रहे हो, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज को क्या कर रहे हो, आप उस चीज को डिले कर रहे हो। तो पुट ऑफ करना, डेफर करना, प्रोक्रास्टिनेट करने का मतलब क्या है कि आप उस चीज को डिले कर रहे हो कि यार इस चीज को मैं बाद में करूँ। अच्छा, छोटी सी आपने नींद ले ली, तो उसको क्या बोलते हैं, कैट नैप, बीच में। तो कैट नैप इज व्हाट, अ शॉर्ट स्लीप। एक और फ्रेज होता है, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, डिली डैली करना, राइट। डिली डैली करने का मतलब भी क्या होता है, आप उस चीज को डिले पे डिले किए जा रहे हो, आप करना ही नहीं चाहते, आप डिले कर रहे हो। इसके लिए एक ईडियम भी यूज करते हैं, ड्रैग वंस फीट। आप अपने पैरों को ड्रैग कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, आप जानबूझ के उस चीज को डिले कर रहे हो। चलिए, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फुगेशियस, लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। फुगेशियस का मतलब क्या होता है, बहुत ही थोड़े से समय की है, क्षण भर की कोई चीज है, मतलब वो चीज फुगेशियस है। एफिमेरल है, ट्रांजिटरी है, एवेनेसेंट है, मोमेंटरी है, क्षण भर की है, फ्लीटिंग है, ट्रांजिएंट है, मतलब टेम्पररी है। एंटोनिम्स, एंड्योरिंग है, लंबी चलने वाली है, परपेचुअल है, हमेशा चलेगी, लास्टिंग है, लंबी चलने वाली है। तो सोशल मीडिया का जो फेम होता है वो कुछ ही टाइम का होता है, जितनी जल्दी वो आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। तो सोशल मीडिया का फेम क्या होता है, कुछ ही समय का, क्षण भर का। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कुछ वर्ड्स में। एक वर्ड होता है मोमेंटरी, एक वर्ड होता है मोमेंटस, और एक वर्ड होता है मॉन्यूमेंटल। इन तीनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, मोमेंटरी मीन्स क्षण भर का है ना, लास्टिंग फॉर अ स्मॉल टाइम, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटरी। मोमेंटस इज व्हाट, समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, कोई चीज इंपॉर्टेंट है। और मॉन्यूमेंटल क्या होता है, कोई चीज जो बहुत बड़ी है, ह्यूज है। तीनों ही एडजेक्टिव्स होते हैं, बट तीनों का ही पार्ट ऑफ स्पीच एकदम अलग अलग होता है। सिमिलरली ऐसे ही 3 वर्ड्स और होते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है। प्रोडिजी, प्रोडिजी क्या होता है, जीनियस, वो क्या, प्रोडिजी, हाँ, नाउन होता है। प्रोडिजियस, इसका मतलब क्या होता है, ह्यूज, वो चीज बहुत बड़ी है, प्रोडिजियस है। प्रोडिगल या फिर प्रोफ्लिगेट, इसका मीनिंग क्या होता है, ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है, समवन हु स्पेंड्स अ लॉट।
तो ये तीनों वर्ड्स भी देखने में एक जैसे होते हैं, बट इन तीनों चारों वर्ड्स का भी मीनिंग अलग अलग। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबका मीनिंग अलग है। आ जाते हैं वापस अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज हब्रिस। हब्रिस मीन्स घमंड। उस इंसान के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा घमंड। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, एक्सेसिव प्राइड और एरोगेंस, बहुत ज्यादा घमंड। एरोगेंस है, कंसीट है, वैनिटी है, मतलब क्या है, हद से ज्यादा घमंड। एंटोनिम्स, ह्यूमिलिटी है, बहुत डाउन टू अर्थ है। मॉडेस्टी है, बहुत डाउन टू अर्थ है। मीकनेस है, कमजोरी है। तो उसका जो घमंड था, इसकी वजह से वो वार्निंग्स को इग्नोर कर रहा था और उसकी वजह से वो क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड। अच्छा, मुझे घमंड वाले घमंडी लोगों के कुछ इडियम्स याद, कुछ वर्ड्स और कुछ इडियम्स याद करवा दो। कोई इंसान अगर बहुत घमंडी होता है तो क्या बोलते हैं उसको, ह्यूब्रिस्टिक, स्नूटी, एरोगेंट, हॉटी, कंडेंसेंडिंग, सुपरसिलियस, डोमिनियरिंग, पैट्रोनाइजिंग, वेन, और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो, कंसीटेड, वेरी गुड। हाँ, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं। अच्छा, जो घमंडी होते हैं लोग, वो क्या करते हैं, टू बिग फॉर वंस बूट्स। अपने जूतों के लिए बहुत बड़े होते हैं, मतलब उनके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा घमंड होता है। अच्छा, हाँ, वेन ग्लोरियस भी कह सकते हैं, राइट। अच्छा, ये तो हो गए बहुत ज्यादा घमंडी है। जो लोग अपनी अपनी तारीफें ही तारीफें करते रहते हैं, उन लोगों के लिए क्या बोलते हैं, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट भी बोलते हैं और हॉर्न भी बोलते हैं। मतलब अपनी शहनाई खुद बजाते रहते हैं, अपनी अपनी तारीफ करते रहते हैं, बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं। उसके लिए क्या इडियम यूज करते हैं, ड्रॉ अ लॉन्ग बो। ड्रॉ अ लॉन्ग बो का मतलब क्या होता है, बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं, अपनी तारीफ खुद ही करते रहते हैं। मैम स्नॉबिश रह गया, हाँ, स्नॉबिश इज ऑल्सो घमंडी, राइट, वेरी गुड। अच्छा, अब वो लोग जो कहते हैं मैं अपना फेवरेट हूं, अपने से बहुत प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या यूज करते हैं, नार्सिसिस्टिक। करीना कपूर जब भी मेट में क्या थी, मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो शी वॉज वॉट, नार्सिसिस्टिक। नार्सिसिस्टिक मीन्स अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, हद से ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट है, उससे अच्छा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। वो लोग कैसे होते हैं, स्मग होते हैं, कॉम्प्लेसेंट होते हैं, मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड। अपने आप से इतने सेटिस्फाइड होते हैं कि उनको लगता है जो वो कर रहे हैं वो बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जितने भी हमने वर्ड्स किए, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, राइट। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स, और सारे के सारे वर्ड्स में क्या शो हो रहा है, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह का घमंड शो हो रहा है। चलिए, आ जाते हैं आज की स्टोरी पे, द रोड टू ग्रेटनेस। तो जो ग्रेटनेस की तरफ का रास्ता है, उसकी हम बात करने। आज की कहानी है विहान की। विहान का सपना था कि वो एक एथलीट बने, लेकिन उनकी जर्नी इजी नहीं थी। बहुत सारे लोग जो है उनकी एम्बिशंस पे डाउटफुल होके देखते थे। आस्केंस का मीनिंग क्या था, डाउटफुली। अच्छा, जब आप लोग ये वर्ड्स करोगे तो आपको वर्ड का मीनिंग बोलना है। तो जब आप स्टोरी पढ़ रहे हो, जैसे जैसे वो वर्ड आएगा आप उस वर्ड को तेज तेज बोलोगे, ठीक है। जब हम किसी चीज को बोलते हैं हमें और अच्छे से याद होती है। उनको लगता था कि सक्सेस जो है सिर्फ प्रिविलेज लोगों के लिए ही है, हाई क्लास लोगों के लिए ही है। कुछ जो क्रिटिक्स थे, जो बुराई करते थे, ड्रिवन बाय बाइगॉटरी। बाइगॉटरी मीन्स वो कट्टर थे, वो सिर्फ अपनी अपनी बातें मानते थे। तो बाइगॉटरी का मतलब क्या है, ऐसा इंसान जो कट्टर है, बाकी लोगों को लेके इनटॉलरेंट है। वो बहुत ही चर्लिश रिमार्क्स, चर्लिश का मतलब क्या था, रूड। रूड रिमार्क्स, बहुत ही खराब खराब बातें बोलते थे उसके बैकग्राउंड को लेके। फिर भी जो विहान की स्पिरिट थी वो अनट्रैमल्ड थी, अनकंट्रोल्ड थी, मतलब कोई उसको रोक नहीं पा रहा था। वो रुकने से उसने मना कर दिया दूसरों के ओपिनियन से। जब एक बहुत ही ब्रीफ क्या हुआ, फर्लो। फर्लो मीन्स उसने लीव लिया फ्रॉम ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से एक इंजरी के बाद।
तो उसने समय निकाला अपने गोल्स के ऊपर सोचते हुए। तो जो लशियस, लशियस का मीनिंग वैसे टेस्टी होता है, यहाँ पे लशियस का मीनिंग क्या है, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल। तो इतनी ब्यूटीफुल ग्रीन फील्ड्स थी उसके विलेज के पास। और जो गोसामेर, गोसामेर का मतलब एक तरीके से ट्रांसपेरेंट सा, जिसके आर पार दिख जाए। मिस्ट थी, मिस्ट का मतलब क्या होता है, जो हल्की सी ओस सी पड़ जाती है। सुबह सुबह की मॉर्निंग थी, उसको याद दिला रही थी कि जो इतनी डेलिकेट चीजें होती हैं वो भी स्ट्रेंथ रखती हैं। उसने रियलाइज किया कि जो फेलियर्स होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, फुगेशियस मीन्स टेम्पररी होते हैं, टेम्पररी मोमेंट्स होते हैं जो समय और एफर्ट के साथ चले जाते हैं। जब वो पढ़ रहा था स्पाइंग के एक्ट्स के बारे में, हिस्ट्री में लोग जासूसी के बारे में वो पढ़ रहा था, उसने सीखा कि जो विक्ट्रीज होती हैं वो धोखे से नहीं, परसिवियरेंस से मिलती हैं, लगातार काम करने से मिलती हैं। उसने अपने आप को खबरे से भी बचा के रखा कि कहीं वो घमंडी ना हो जाए। तो उसने अपने आप को एरोगेंस से भी बचा के रखा, क्योंकि उसको पता था कि अगर बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाएगा वो, तो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स भी घमंड की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। सालों साल उसने मेहनत करी। पेड ऑफ का मीनिंग होता है सक्सेसफुल होना। रिजल्ट आया, विहान को सक्सेस मिली। उसकी जर्नी ने उसे बताया कि जो रुकावटें होती हैं वो हमको रोक, हमारी स्पीड कम कर देती है, लेकिन परसिस्टेंस जो होता है वो हमें ताकत देता है कि हम आगे बढ़ते रहें। तो जितने भी हमने वर्ड्स किए थे उन सारे वर्ड्स के मीनिंग्स यहाँ पे आ गए। साथ के साथ हमको एक अच्छा सा लेसन भी मिला, और वो लेसन क्या मिला कि लगातार मेहनत करते चले जाओ। और ऐसा नहीं है कि आप कभी फॉल नहीं करोगे, आप कभी गिरोगे नहीं, गिरोगे, लेकिन परसिवरेंस क्या होता है, जब जब गिरो तब तक और एनर्जी के साथ उठो। ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। जब तक सक्सेसफुल ना हो जाओ तब तक ट्राई करते रहो, ट्राई करना मत छोड़ो। दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर सभी को? जितने भी हमने वर्ड्स किए थे सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पर हैं। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। लिंग्विस्ट, ऐसा इंसान जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान हो, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, ऐसे इंसान को हम लिंग्विस्ट बोलते हैं। पर्सन स्किल्ड इन लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेजेस का ज्ञान रखता हो। मायोपिक, जो दूर का ना देख पाता हो। एक बीमारी होती है, मतलब आपका चश्मा जो लगता है जनरली वो मायोपिया की वजह से लगता है, जब आपको दूर का दिखना कम हो जाता है। तो मायोपिक मीन्स दूर का नहीं दिख रहा, मतलब आपके अंदर फोरसाइट नहीं, आप आगे का सोच ही नहीं पा रहे हो। प्लॉजिबल, विश्वसनीय है, रीजनेबल है, सही बात है भाई बिल्कुल। स्प्यूरियस, जो चीज फेक है, जेन्युइन नहीं है, स्प्यूरियस। फ्रेजल वर्ब्स, टच ऑन, सिर्फ टच किया है उस टॉपिक को, मतलब गहराइयों में नहीं गए उस टॉपिक की, सिर्फ थोड़े से समय के लिए डिस्कस किया। टू टॉक अबाउट फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो अगर आप किसी चीज को टच करके निकल जाते हो, मतलब आपने उस चीज की गहराई में डिस्कशन नहीं किया, सिर्फ टच करके निकल गए। टचअप, यार फाइनल टचअप कर दे यार। तो आपने मेकअप तो कर लिया है, बट उसके ऊपर आप फाइनल इंप्रूवमेंट कर रहे हो। कहीं बाल खराब हो रहे हैं तो बाल ठीक कर रहे हो, कहीं लिपस्टिक फैल रही है तो उसको ठीक कर रहे हो, या मेकअप नहीं, किसी भी चीज के अंदर आप फाइनल इंप्रूवमेंट जब दे रहे हो उसको बोलते हैं टचअप कर देना, टचअप कर दो। ट्राई ऑन, ट्राई ऑन का मतलब क्या है, आप कहीं शॉपिंग करने गए हो तो पहले आप ट्राई करके देख रहे हो कि ये सही तो आ रही है कि मैं इसे खरीदूं या ना खरीदूं, उसको बोलते हैं ट्राई ऑन करना। आप इस चीज को मेक श्योर कर रहे हो कि वो चीज आपको फिट आ रही है नहीं आ रही है। ट्राई आउट करना मीन्स टेस्ट कर लो भाई, ट्राई आउट दिस मसाज चेयर, मसाज चेयर को टेस्ट करके देखो, अच्छा लगेगा। तो ट्राई आउट इज व्हाट, टेस्ट करना। इडियम्स पे आ जाते हैं। हैव वंस वायर्स क्रॉस्ड, मतलब आप दोनों के तार उलझ गए हैं, मतलब आप लड़ाई की ऐसी सिचुएशन पे हो गए हो, आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। ब्रेकअप कब होता है, ब्रेकअप तब होता है जब वायर्स क्रॉस हो जाते हैं, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अल्फाबेट सूप इतनी बार एग्जाम में आया ना, क्या बताऊं। अल्फाबेट सूप का मतलब क्या है, सब कुछ झोल मोल सा हो गया, सब कुछ मिल गया है, लेटर्स एब्रीविएशन सब मिल गए हैं, उसको बोलते हैं अल्फाबेट सूप। आपने तारे जमीन पे मूवी देखी थी, उसमें जब वो जो बच्चा था वो कोई भी चीज पढ़ता था तो उसको एक अल्फाबेट सूप दिखता था, सारे लेटर्स ऐसे मिक्स से दिखते थे और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता था कि क्या लिखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं अल्फाबेट सूप। अच्छा, अल्फाबेट से ना एक बहुत बार ग्रामर का क्वेश्चन भी आपका एग्जामिनेशन में आता है, हमेशा याद रखना अल्फाबेट्स जैसा कोई शब्द नहीं होता है। अल्फाबेट पूरी की पूरी वर्णमाला को बोलते हैं, पूरे के पूरे 26 लेटर्स को बोलते हैं। तो लेटर्स होता है बट अल्फाबेट्स जैसा कोई शब्द नहीं होता है। आपे नाम्स, मतलब आप किसी चीज को लेके कंफ्यूज हो, गुस्से में हो, तो आपे नाम्स मीन्स एंग्री होना, कंफ्यूज होना, गुस्से में होना। एट वन विट्स एंड, बुद्धि के अंत पे आ गए, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एट सिक्सेस एंड सेवेंस,
कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या करें, कंफ्यूज हो, अनॉयड, आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या, मैं बुद्धि के अंत पे आ चुका हूं। इन अ क्वांडरी, क्वांडरी इज कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन में हो, मैं परेशान 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 परेशान। क्वांडरी इज व्हाट? कंफ्यूजन। डिलेमा इज व्हाट? कंफ्यूजन। कोनंड्रम इज व्हाट? कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में हो। ये वाली स्टोरी सभी लोग आप पीडीएफ से पढ़ोगे, पीडीएफ आपको यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे शेयर हो जाएगा, तो पीडीएफ आप सभी को यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे शेयर हो जाएगा, उससे सभी लोग पढ़ेंगे। जब तक टेलीग्राम वापस से नहीं आ रहा है तब तक थोड़ा सा मैनेज करना देखो। चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है अभी तक, तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। 6000 बच्चे सेशन देख रहे हैं बट 6000 लाइक्स अभी तक नहीं हुए हैं, तो एक बार तुरंत के तुरंत सभी लोग लाइक कर देंगे। लिमिट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की कुछ लिमिट्स हैं, यूएस ईरान अग्रीमेंट की हम बात करेंगे। चलिए ऑल द बेस्ट एवरीवन, पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए डन एवरीवन, लेट्स डिस्कस इट। इजराइल एंड द यूएस, तो इजराइल और जो यूएस हैं उन्होंने लॉन्च कर दी, क्या लॉन्च करी? अपनी वॉर को लॉन्च किया ईरान के ऊपर February 28 को, जिससे कि क्या हुआ कि रेजीम चेंज आए, सरकार बदल जाए तेहरान में। तो इजराइल और यूएस ने, आप लोगों को याद होगा, इसको हम बहुत टाइम से पढ़ते जा रहे हैं कि February 28 को वॉर करी थी ईरान के ऊपर कि सरकार बदल जाए ईरान में, उसका न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटीज जो हैं वो खत्म हो जाए, और जो सपोर्ट कर रहा है वो नॉन स्टेट एक्टर्स को, नॉन स्टेट एक्टर्स में जो सरकार का हिस्सा नहीं है उन लोगों को, उन ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि हमास को, हेजबुल्ला को, हाउतीज को, वो सब खत्म हो जाए। तो ईरान पे वॉर करने के 3 कारण थे कि सरकार बदले, उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज खत्म हो जाए, और जितना भी सपोर्ट है इन ऑर्गेनाइजेशंस को वो बंद हो जाए उसकी तरफ से। मोर देन 100 डेज लेटर, इस चीज को कितने दिन निकल चुके हैं? इस चीज को 100 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। जून 15 को यूएस ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक अग्रीमेंट साइन किया ईरान के साथ, और वो अग्रीमेंट क्यों साइन किया? जिससे कि जो फाइटिंग है वो बंद हो जाए। तो फाइटिंग को बंद करने के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया, लिफ्ट द ब्लॉकेड, जिससे कि जो रोक लगा रखी थी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे और गल्फ ऑफ ओमान पे, उसका ब्लॉकेड हटा दिया जाए, उस रोक को हटा दिया जाए। ये प्रॉब्लम्स ये वॉर से पहले नहीं थी, वॉर से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली हुई थी, वॉर से पहले गल्फ ऑफ ओमान में भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन वॉर के बाद ईरान ने क्या किया? इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, इनको रोक दिया। इसकी वजह से यूएस को झुकना पड़ा और यूएस को एक एमओयू साइन करना पड़ा ईरान के साथ, और एंड पेव द वे, पेव द वे का मतलब होता है रास्ता देना, और रास्ता किस चीज का दिया जाए कि और भी ज्यादा सब्सटैंटिव टॉक्स हो, सब्सटैंटिव मींस इंपॉर्टेंट, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातचीत हो सके न्यूक्लियर क्वेश्चन को लेके, न्यूक्लियर सवाल को लेके, न्यूक्लियर एनर्जी के सवाल को लेके। वाइल इजराइल,
और जो इजराइल है बेचारा वो बस देख रहा है ये हो क्या रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, अनॉयड है, आइसोलेटेड है, अकेला पड़ गया है, वो सिर्फ और सिर्फ वॉचिंग फ्रॉम द साइडलाइंस, मतलब उसका कोई रोल ही नहीं है इन सब एमओयू में, वो तो सिर्फ साइड से देख रहा है कि अमेरिका कर रहा है तो कर क्या रहा है। कि जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो आगे बढ़ते गए, पुश्ड अहेड मींस आगे बढ़ते गए, तो यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं वो आगे बढ़ते रहे डिस्पाइट इजराइली ऑब्जेक्शन। इजराइल उनको रोक रहा है कि मत करो ये एमओयू, मत करो ये एमओयू, मत करो ये एग्रीमेंट, लेकिन ट्रंप जी ने क्या किया, ट्रंप जी ने इस अग्रीमेंट को वो करते रहे, वो रुके नहीं। ये इस बात को अंडरस्कोर करता है, अंडरस्कोर मींस हाईलाइट करता है। ये किस बात को हाईलाइट करता है कि कितना ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली मींस ह्यूजली, कितना ज्यादा उस रीजन का स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप मींस एनवायरनमेंट, तो कितना ज्यादा स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट उस एरिया का चेंज हो चुका है। लेफ्ट विथ फ्यू, फ्यू मींस ना के बराबर, उनके पास ना के बराबर वायबल, वायबल मींस प्रैक्टिकल, उनके पास ना के बराबर प्रैक्टिकल मिलिट्री ऑप्शंस थे जिससे कि ईरान जो है झुक जाए अमेरिका की मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स के आगे। तो अमेरिका की मैक्सिमलिस्ट डिमांड का मतलब क्या होता है, मुझे ये भी दे दो, मुझे वो भी दे दो, मुझे ये भी दे दो। तो अमेरिका ने इतनी हद से ज्यादा डिमांड करी और वो ईरान को झुका नहीं पाए उसके आगे। और टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मिस्टर ट्रम्प के पास ऑप्शंस ही नहीं थे ज्यादा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा पाए, तो इसीलिए मिस्टर ट्रम्प ने अल्टीमेटली, अल्टीमेटली मींस फाइनली, फाइनली टर्न किया, मुड़ गए। वो किस चीज की तरफ मुड़ गए, टू अ फेस्ड, फेस्ड मींस स्टेप बाय स्टेप। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक डिप्लोमेटिक अप्रोच फॉलो करी, डिप्लोमेटिक अप्रोच मींस आपस में रिश्ते बनाते हुए एक अप्रोच फॉलो करी। अब प्रिलिमिनरी अग्रीमेंट नाउ, एक शुरुआती अग्रीमेंट तो अभी साइन कर दिया है उन्होंने, अब इसके बाद नेगोशिएशंस किए जाएंगे, डिस्कशंस किए जाएंगे फाइनल डील को लेके। तो ऑथर ने इस पूरे पैराग्राफ में एक ही बात बोली और वो क्या बोली कि मिस्टर ट्रम्प को झुकना पड़ा, मिस्टर ट्रम्प को ईरान के साथ एक एमओयू साइन करना पड़ा। पहले वो बहुत बड़ी 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 बातें कर रहे थे कि मैं इजराइल से ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, बट 100 दिन हो गए लड़ाई को। फाइनली मिस्टर ट्रम्प को डिस्कशंस करने पड़े, नेगोशिएशंस करने पड़े और एक डिप्लोमेटिक अप्रोच को अपनाना पड़ा। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अब शेयर होगी उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन हो चुका है। एक बार सभी के सभी उसको ज्वाइन कर लेंगे तुरंत, क्योंकि टेलीग्राम बैन हो चुका है 22 जून तक इंडिया में। तब तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें, लिंक्स वगैरह मिलते रहें, तो उसके लिए अब सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे शेयर होंगी अब से। तो सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया व्हाट्सएप चैनल? हाँ, लिंक कॉमेंट सेक्शन में पिन है, तो एवरीवन विल ज्वाइन इट, कमेंट अभी तुरंत के तुरंत ज्वाइन कर लेंगे सभी लोग। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे ईरानियन ऑफिशियल्स। तो जो ईरान के ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं कि जो अरेंजमेंट है, तो ईरान के लोग क्या कह रहे हैं, ईरान के लोग कह रहे हैं कि जो डिस्कशंस हुए हैं, जो एमओयू हुआ है, उसमें इंक्लूड किया जा रहा है द रिलीज ऑफ सम फ्रोजन एसेट्स। तो कुछ एसेट्स हैं, एसेट्स मीन्स कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई सामान हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है एसेट में जो आपका हक है जिसके ऊपर, तो उनको रिलीज किया जाएगा। फ्रोजन का मतलब क्या, उनको फ्रीज कर दिया गया था, रोक दिया गया था।
एंड रिपेरेशन फॉर तेहरान। वैसे रिपेरेशन का मतलब क्या होता है? कंपेंसेशन। तो ईरान के लिए कुछ चीजें भी, कुछ छूट भी दी जाएंगी एज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर रीजनल सीज फायर अग्रीमेंट। और ये जो है सीज फायर अग्रीमेंट का एक हिस्सा है जो अग्रीमेंट हुआ है यूएस और ईरान के बीच में। कोर इश्यूज, कोर इश्यूज का मतलब क्या है? मेन इश्यूज। तो जो मेन इश्यूज थे, जैसे कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके यूएस को प्रॉब्लम थी, उसको बंद करवाना था। एंड वेस्टर्न सैंक्शंस, और यूएस ने ईरान के ऊपर कुछ पेनल्टीज लगा रखी। तो ये जो दोनों इश्यूज हैं इनको अगली मीटिंग में डिस्कस किया जाए। द एमओयू इज ओनली द फर्स्ट स्टेप। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, ये पहला कदम है ऑन अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट रोड, जो एक बहुत ही लंबा और मुश्किल रास्ता है शांति का। मिस्टर ट्रम्प का इमीडिएट चैलेंज क्या है? मिस्टर ट्रम्प को अभी कौन सा चैलेंज फेस करना है? इज टू प्रिवेंट, कि उनको रोकना है अ फ्रेश आउटब्रेक। आउटब्रेक मीन्स कोई चीज जो बहुत तेजी से फैल रही है। तो अभी क्या हो रहा है? बहुत तेजी से फैल रही है दुश्मनियां। हॉस्टिलिटीज मीन्स दुश्मनियां। तो दुश्मनी हुई है जो यूएस और ईरान में, तो उसको उनको रोकना है। या इजराइल और ईरान के बीच में जो दुश्मनी हो रही है उसको उन्हें रोकना है। और जो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके जो डिस्कशंस हैं, वो अभी अंडर वे ही है, मतलब रास्ते में ही है, अभी तक फाइनल नहीं हुए। उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी पता है मिस्टर ट्रम्प की? मिस्टर ट्रम्प की सबसे बड़ी गलती थी कि उनको ऐसा लगता था, उनका विश्वास था, जो इजराइल भी मानता था, उनका क्या विश्वास था कि एक मिलिट्री सोल्यूशन है, वो ईरान पे अटैक करेंगे और सोल्यूशन निकाल लेंगे ईरान के न्यूक्लियर इशू का। तो मिस्टर ट्रम्प की एक सबसे बड़ी गलती ये थी कि उनको लगता था कि वो अपनी आर्मी भेजेंगे, अटैक करेंगे ईरान पे और ईरान झुक जाएगा। वॉशिंगटन, यूएस ने अंडर एस्टिमेट कर लिया ईरान की डिटर्मिनेशन को। उनको लग रहा था ईरान ये क्या कंट्री है, इस पर तो हम अटैक करेंगे, इसे डराएंगे धमकाएंगे और ये अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर लेगा। लेकिन उन्होंने ईरान की डिटर्मिनेशन को, रिजॉल्व को अंडर एस्टिमेट कर लिया, उसकी गहराइयों को अंडर एस्टिमेट कर लिया, और उसके पास जो उसकी लोकेशन की वजह से फायदे हैं उन्होंने उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया मिस्टर ट्रम्प ने। एज हेनरी किसिंगर पुट इट, जैसा कि हेनरी किसिंगर कहते हैं, द गुरिल्ला विंस इफ ही डज नॉट लूज। अगर वो हारता नहीं है मतलब वो जीतता है। तो ईरान हारा नहीं है, अगर कोई इंसान हारा नहीं है मतलब वो जीत गया है ना। तो ईरान इस वॉर को जीत गया है बाय नॉट लूजिंग। तो ईरान हारा नहीं मतलब ईरान इस वॉर को जीत गया है। और जबकि जो यूएस है, जो कि सबसे पावरफुल कंट्री थी, वो इस वॉर को हार गई है। क्यों? क्योंकि वो अपने गोल से अचीव नहीं कर। तो ऑथर ने क्या बोला? ईरान जीता है इस वॉर को ना, क्योंकि वो हारा नहीं। और यूएस को नेगोशिएशन करने पड़ रहे हैं, अपने गोल्स पूरा नहीं कर पाया। तो ऑथर के हिसाब से तो यूएस हार गया इस वॉर को। पैसेज समझ आ रहा है सभी को? चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं वो स्टार्ट होंगी, रिज्यूम मीन स्टार्ट होंगी, सेट टू मीन तैयार है स्टार्ट होने के लिए। मिस्टर ट्रम्प जो है अपने आप को एक बहुत ही वीक पोजीशन में पा रहे हैं। तो मिस्टर ट्रम्प बहुत कमजोर पोजीशन में है उस कंपैरिजन में जब बैराक ओबामा थे। तो बैराक ओबामा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे जब उन्होंने बातचीत करी थी ईरान के साथ 2013 से 15 में। नेवरदलेस मींस इन स्पाइट ऑफ, इन सब के बावजूद भी जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, प्रॉस्पेक्ट्स मींस चांसेस, जो चांसेस हैं कि एक नेगोशिएटेड, डिस्कस होके आउटकम आ जाए, रिजल्ट आ जाए, इस बात के चांसेस रियल है। सच में ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट तो आ ही जाएगा, क्योंकि ईरान को
अर्जेंटली चाहिए लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिलीफ। तो ईरान की इकोनॉमी को रिलीफ चाहिए, ईरान के ऊपर बहुत पेनल्टीज लगी हुई हैं, वो चाहता है कि वो पेनल्टीज हट जाएं, तो ऐसा लग रहा है कि सोल्यूशन तो मिल जाएगा। वन पोटेंशियल डिसरप्टर, लेकिन एक चीज है, पोटेंशियल मींस केपेबल, डिसरप्टर मींस जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब इन सब में प्रॉब्लम्स कौन क्रिएट करेगा? इजराइल क्रिएट करेगा। इसने बोला है मैं तो वापस नहीं आऊंगा, जो मैंने सदर्न लेबनान कंट्रोल कर लिया है, मेरी आर्मी वहां पहुंच गई है, मैं तो वहां से अपना कदम पीछे नहीं रखूंगा। तो इजराइल हो सकता है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे। ईरान और जो यूएस है उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, रेन एंड मींस कंट्रोल करना पड़ेगा अपने रिस्पेक्टिव एलीज को, मतलब फ्रेंड्स को। तो अपने फ्रेंड्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो ईरान को हेजबुल्ला को कंट्रोल करना पड़ेगा और यूएस को इजराइल को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये दोनों आपस में लड़ मर रहे हैं। ईरान शुड ऑल्सो टेक मेजर्स, ईरान को ऑल्सो कदम भी उठाने पड़ेंगे कि वो इंस्टिल कर सके, डेवलप कर सके कॉन्फिडेंस इस प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस में कॉन्फिडेंस भी लाना पड़ेगा ईरान को। इट इज ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड, उसने दिखा दिया है, डेमोन्स्ट्रेटेड मीन शो कर दिया है अपना डेटरेंस। डेटरेंस मीन वो खिलाफ था बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ले लिया, तो उसने दिखा दिया कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा हूं। अब उसको इस रास्ते को खोल देना चाहिए। अब अगर नेगोशिएशन हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, तो ईरान को इस रास्ते को खोल देना चाहिए। और एक्सचेंज में क्या मिलेगा उसे? यूएस जो है अपना ब्लॉकेड हटा देगा। तो यूएस ने जो ब्लॉकेड्स लगा रखे हैं ईरान के ऊपर, जो पेनल्टीज लगा रखी है, वो सब हटा दे यूएस। ईरान एंड यूएस को अब फोकस्ड रहना होगा डिप्लोमेसी पे। डिप्लोमेसी मीन रिश्तेदारी पे, आपस में बातचीत करके डिस्कशन करने में। रेजिस्ट, रोकना पड़ेगा अगर इजराइल कोशिश करता है इस प्रोसेस को सेबोटाज करने की, डिस्ट्रॉय करने की। तो अगर इजराइल कोशिश करता है कि बातचीत ना हो, डिस्कशंस ना हो, तो इजराइल को रोकना पड़ेगा एंड वर्क टुवर्ड्स, इन दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा जिससे कि वापस आ जाए स्टेबिलिटी वेस्ट एशिया। ऑथर ने लास्ट में सजेशंस दिए कि भाई यूएस तुम अपने दोस्त को कंट्रोल करो, इजराइल को, ईरान तुम अपने दोस्त को कंट्रोल करो, हेजबुल्ला को, आपस में डिस्कशन करो, बातचीत करो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खुलवाओ, क्योंकि दुनिया भर की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। पैसेज समझ आया सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? चले आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस। ईरान इस वॉर को जीत गया, कैसे? हार के नहीं, मतलब नहीं हार के। उसका मतलब क्या है कि अगर आप सरवाइव भी कर जाते हो एक स्ट्रॉन्ग दुश्मन के अगेंस्ट, इसका मतलब ही है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो। सही बात है, सरवाइव कर रहे हो, आप हार नहीं रहे, मतलब आप जीत रहे हो। अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव ना कर पाने का मतलब है डिफीट कर जाना डिस्पाइट सुपीरियर कैपेबिलिटीज। यूएस के पास अच्छी कैपेबिलिटीज है, फिर भी वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पा रहा, मतलब वो हार गया, मतलब ईरान जीत गया। मिलिट्री विक्ट्री का मतलब होता है कि आप टेरिटरी कितनी एक्सपैंड कर रहे हो, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसका तो कोई लिंक ही नहीं। इसका तो मतलब ये था कि ईरान सर्वाइव कर गया, मतलब जीत गया। यूएस अपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव कर पाया, मतलब यूएस हार गया, मतलब ईरान जीत गया। तो ए और बी दोनों बता रहे हैं, थर्ड तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। तो आंसर वाज बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। सैबोटाज का सिनोनिम बताना। सैबोटाज मींस तबाह कर देना। तो कुछ ग्रुप्स ने कोशिश करी कि वो शांति इनिशिएटिव को डिस्ट्रॉय कर दे, सही है। मीडिएटर ने कोशिश करी कि वो स्ट्रॉन्ग बनाए, तो एंटोनिम है स्ट्रॉन्ग बनाए। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बनाना। जो दुश्मन एक्टर्स थे उन्होंने बहुत केयरफुली काम किया जिससे कि वो नेगोशिएशंस को खराब कर सके, इसका मतलब भी खराब करना है। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों का मतलब खराब करना है, तो आंसर इज बी, सैबोटाज का मतलब भी खराब करना हो। कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है? तो जून 15 को जो एमओयू आया है इसने इमीडिएटली सारे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर दिए, ऑल डिस्प्यूट्स नहीं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर नहीं, अभी फेज 2 में होंगे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर तो डिस्कशन ही नहीं हुआ अभी। जो अग्रीमेंट है वो बोल रहा है कि डिस्कशंस होंगे, जो अनरिजॉल्व न्यूक्लियर इश्यूज है, उस पेनल्टी वाले इश्यूज हैं आगे वाले डिस्कशंस में। सही बात है, आगे जो नेगोशिएशंस होंगे उनमें डिस्कस किया जाएगा न्यूक्लियर इशू और पेनल्टी वाला इशू। ईरान के ऑफिशियल्स ने इंडिकेट किया है कि जो फ्रोजन एसेट्स थी हमारी और जो कुछ कंपेंसेशन जो है वो हिस्सा बन सकता है अरेंजमेंट का। सही बात है, फ्रोजन एसेट्स और कंपेंसेशन को लेकर बात करिए कि इस अग्रीमेंट का ये हिस्सा है। तो सेकंड और थर्ड दोनों के दोनों सही है, तो आंसर इज सी, बोथ सेकंड एंड थर्ड। कौन कौन से कंक्लूजन हम पैसेज से निकाल सकते हैं? ऑथर को लगता है कि जो डिप्लोमेसी होता है वो ज्यादा अच्छा तरीका होता है, बातचीत करना ज्यादा अच्छा तरीका होता है लड़ाई को रिजॉल्व करने का, ना कि मिलिट्री एक्शन। सही बात है, वॉर से लड़ाइयां सॉल्व नहीं होती हैं, लड़ाई सॉल्व करने के लिए आपको डिप्लोमेसी करनी होगी, बातचीत करनी होगी। रीजनल स्टेबिलिटी अभी कमजोर हो सकती है जब तक जो इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स हैं वो इंसेंटिव्स को पकड़े रहेंगे नेगोशिएशंस को डीरेल करने के। सही बात है, रीजनेबल स्टेबिलिटी कमजोर है जब तक जो इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स हैं, मतलब इजराइल वगैरह जो है वो कोशिश करते रहेंगे डीरेल करने की, तब तक रीजनल स्टेबिलिटी मुश्किल है। तो स्टेबिलिटी मुश्किल है जब तक जो इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज हैं वो उनके पास कुछ ना कुछ फायदा है कि वो प्रॉब्लम्स को, नेगोशिएशंस को डीरेल करें, पटरी पे से होता है। जो रीओपनिंग हो गई है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ ईरान के ऊपर, कि ईरान को ही छूट देनी है, सिर्फ ईरान की सोली वर्ड ने गड़बड़ कर दी, सिर्फ और सिर्फ ईरान पे नहीं, ईरान और यूएस दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, इजराइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आंसर वाज बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। टोन बतानी है, प्रैग्मेटिक मींस प्रैक्टिकल। ऑथर ने प्रैक्टिकल बातें तो करी है ना। कॉन्सिलेटरी, ऑथर चाह रहे हैं कि लड़ाई खत्म हो जाए। कॉन्सिलेटरी का मतलब होता है रिश्ते विश्ते ठीक हो जाए, तो ऑथर चाह तो रहे रिश्ते ठीक हो जाए। ऑथर लड़ाकू है, बेलिकोज मीन्स लड़ाकू। ट्रायम्फलिस्ट मीन्स जीत चाहते हैं हर हालत में, नहीं। ऑथर केयरफुल है, नेचुरल सर्कमस्पेक्ट भी है, ऑथर की टोन में केयरफुल होने की बात भी की जा रही है, प्रिस्क्रिप्टिव भी सजेशन भी कर दे रहे हैं, तो ये भी हमको ठीक लग रहा है एक तरीके से। डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट का मतलब है ऑथर को कोई उम्मीद नहीं है किसी चीज से, सब कुछ जो हो रहा है वो बेकार ही हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, डिस्पोंडेंट है। फैटलिस्टिक, फैटलिस्टिक का मतलब है जो कुछ किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही होगा, उस चीज को कोई नहीं रोक सकता, तो फैटलिस्टिक टोन तो नहीं है ऑथर की। अब हमें ए और सी में से कंपेयर करना है कि ए और सी में से बेस्ट वाला कौन सा है। तो ऑथर ने रिश्तों को ठीक करने की बात करी है, कॉन्सिलिएटरी टोन है, ऑथर प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। तो अगर ए और सी में से हमें कंपेयर करना हो तो आंसर वुड बी ए, हम ए को आंसर मार्क करें। हमने सी को आंसर मार्क इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑथर ना, सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है केयरफुल, केयरफुल होने की बातें ऑथर उतनी नहीं कर रहे थे जितनी ऑथर प्रैक्टिकल बातें कर रहे थे। तो प्रिस्क्रिप्टिव तो थी ऑथर की टोन, बट केयरफुल होने की बातें ज्यादा नहीं की थी ऑथर ने, मतलब ये वाली जो है वो मेन टोन नहीं थी, मेन टोन आपकी प्रैग्मेटिक और कॉन्सिलिएटरी ही थी। तो आंसर वॉज ए नॉट सी। हाँ, अगर ए ऑप्शन नहीं होता तो उस केस में हम सी ऑप्शन मार्क करते, ए और सी बहुत नियर ऑप्शंस थे। कोई दिक्कत किसी को भी? रेडी फॉर एरर डिटेक्शन? चलो, उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, 7000 बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन।
अच्छा, आज की प्रोफेशन क्लास आपकी एप्लीकेशन पे ही होने वाली है, तो यस ऑफिसर एप्लीकेशन में ही प्रोफेशन की क्लास होगी 11 बजे। तो जितने लोगों ने अभी तक प्रोफेशन बैच को ज्वाइन नहीं किया है वो आज के आज ज्वाइन कर लेंगे, आपको 60% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, NB60 कोड लगा। आ जाए एरर पे, चलो ऑल द बेस्ट एवरीवन। बाकी डिटेल्स मैं लास्ट में दे दूंगी प्रोफेशन बैच की। चलिए लेट्स सी। नीदर, ईदर, ईच और एवरी, इन सबके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, तो इज एलिजिबल आएगा। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, रूल नंबर 1। स्केयर्सली के साथ जब कनेक्टर लगाते हो वेन लगाते हो, स्केयर्सली, रेयरली, हार्डली, बेयरली, सबके साथ कनेक्टर वेन लगता है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर अगेन। ही वर्क्स, वो मेहनत करता है, वर्क्स हार्ड, मेहनत होता है हार्ड, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों एंड्स को मीट करने के लिए, मतलब अपने खर्चों को पूरा करने के लिए वो मेहनत करता है, तो मेहनत का वर्ड हार्ड होता है ना कि हार्डली। आई प्रेफर, प्रेफर के साथ टू लगाते हैं, तो आई प्रेफर टी टू कॉफी, मुझे चाय के ऊपर टी पसंद है, मतलब मुझे चाय ज्यादा पसंद है कॉफी के ऊपर। कैटल, पुलिस, वर्मिन, ये सब प्लूरल नाउन्स होते हैं, तो कैटल आर ग्रेजिंग। आंसर इज बी। स्कोर्स एवरीवन इन एरर डिटेक्शन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। चलिए अब हम स्किमिंग करेंगे पैसेज की, पहले पूरा पैसेज आप स्किम करेंगे, आंसर्स बताएंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, 7,000 से ज्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। चलिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस। प्राइम टू ट्रीट का मतलब क्या है कि अब तो इसे ठीक करना ही करना है, आप पूरी तरीके से तैयार हो उसको ठीक करने के लिए। केरला और निपाह वायरस की हम बात करने वाले हैं। निपाह इज अ काइंड ऑफ वायरस। तो एक केस आया है निपाह वायरस का केरला में, और कंट्रोल कर किया जा रहा है स्टेट में इसको। तो दो चीज बता रहा है, केरला के खुद के फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हर मॉनसून सीजन में निपाह वायरस फैल जाता है। और इसका होस्ट कौन होते हैं? फ्रूट बैट्स, चमगादड़ें होती हैं, वहां पे ये निपाह वायरस उनसे फैलते हैं। दूसरी बात कि इस अभी तक सिर्फ एक ही केस आया है, इसका मतलब है कि वहां के हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग हो चुके हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि निपाह जो एक प्रायोरिटी पैथोजन है, मतलब एक तरह का ऐसा वायरस है, इससे डेथ हो जाती है, बहुत तेजी से फैल जाता है ये, और पैंडेमिक भी हो सकता है। ये बहुत सारे पैथोजेंस में से एक है जिसको WHO ने मार्क किया है केरला के में। केरला में ये सारे वायरसेस भी फैलते हैं। केरला में इस समय एक ही केस है, 43-year-old मैन है जो यहाँ के हैं, वो अभी वेंटिलेटर सपोर्ट में है इस हॉस्पिटल में। कोई भी फ्रेश केसेस उसके बाद से नहीं आए। 2018 में निपाह वायरस फैला था वहां पे, जिसको मूवीज में भी दिखाया गया था। 17 डेथ हुई थी, 23 लोग अफेक्ट हुए थे। ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट की वजह से फैला था, और जो पेशेंट है वो एक पेशेंट 15 लोगों को वायरस ट्रांसमिट कर सकता था। उसके बाद इन सारे सालों में वायरस फैला है। इंडिया में 2001 में वेस्ट बंगाल में, और कुछ केसेस और डिटेक्ट हुए थे 2007 में। जनवरी 26 2026 में भी 2 केसेस आए थे, इसको रोक दिया गया था और केसेस नहीं आए फिर। तो ह्यूमन एक्टिविटी है वहां पे, फॉरेस्ट के आसपास लोग होते हैं वहां पे, जो चमगादड़ों का घर होता है वहां पे लोग घूम रहे होते हैं। तो इन सबका रोल होता है इस वायरस को फैलाने में। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है कि उन्होंने कोई फ्रूट ऐसा खाया होगा जो वायरस से कंटामिनेटेड होगा, या फिर पानी ऐसा पिया होगा। तो ओवरऑल अप्रोच क्या होनी चाहिए? वन हेल्थ पर्सपेक्टिव, मतलब सब चीजों को एक साथ देखो। स्टेट हिस्ट्री जो है निपा की, और जो कुछ सीखा है उस स्टेटनेस की वजह से वो अपने हेल्थ सिस्टम को तैयार कर पाई है। एक और लेसन है केरला से जो हमको सीखना चाहिए। केरला का सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, हम केसेस को वहां पे रोक पा रहे हैं। तो ऑथर ने केरला के सिस्टम की तारीफ भी करी है और निपा वायरस के बारे में बताया भी। तो कौन सा फैक्टर है जो पैसेज में मेंशन्ड है, जो मेन रीजन है कि केरला इतना ज्यादा वल्नरेबल है? क्योंकि केरला में क्या है, इन्वायरमेंट की कंडीशंस ऐसी हैं, और दूसरा इंसान जो है जहां पे चमगादड़ रहती है वहां से बहुत क्लोज रहता है। तो आंसर इज बी, इकोलॉजिकल कंडीशंस है, साथ में ह्यूमन का इंक्रोचमेंट है फ्रूट बैट के घरों में। कौन सी चीजें जो दिखाती है कि केरला का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है? पूरी तरीके से फ्रूट बैट ही हट गई है? नहीं। WHO ने निपा को बोला है प्रायोरिटी पैथोजन है? नहीं। सिर्फ एक ही केस आया है, ये दिखाता है कि केरला का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है। तो आंसर इज सी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स है सभी के स्किमिंग वाले क्वेश्चन में। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोवर्ट मीन्स जो छुपा हुआ है, ड्यूबियस मीन्स डाउटफुल है, फीजिबल मतलब प्रैक्टिकल है, हॉस्टाइल मीन्स दुश्मन, मैं तेरा दुश्मन, प्रैग्मेटिक मीन्स प्रैक्टिकल। तो आंसर इज 2, 1, 4, 5 एंड 3। चलिए मैच द कॉलम्स, कॉल द ट्यून मतलब आप ही डिसीजंस ले रहे हो। इन द सेम ब्रेथ मीन साथ की साथ। टेक समथिंग इन स्ट्राइड मतलब आप उस चीज को आसानी से बड़ी शांति से अपना रहे हो। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, बार बार अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हो। कीप वंस नोज क्लीन मतलब मुश्किलों से अपने आप को दूर रख रहे हो। CEAB&D। कोर्स एवरीवन। 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में मुझे देंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा हर हालत में। जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर इन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कॉमेंट्स में लिखें। Everyone has to write the meaning of at least 3 words in the comment section. जिस बच्चे ने लिखा था और जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है दास राव। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। ठीक है। जितने बच्चों ने अभी तक परफेक्शन बैच को ज्वाइन नहीं किया है, बेटा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन परफेक्शन बैच में स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम जा रहे हैं। तो मेक श्योर करो कि आप आज के आज ही परफेक्शन बैच को ज्वाइन करो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को देखना स्टार्ट करो। आपको 60% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 1400 रुपीज है, मतलब 120 रुपीज पर मंथ से भी आपको कम का पड़ता है, और इसमें आपको मेरी सारी क्लासेस मिलती है। कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंपर, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाता है सारे के सारे एग्जामिनेशन के, बैंकिंग, SSC। कोई डाउट कोई क्वेरी होता है आप हमें इस नंबर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश के साथ क्वांट्स भी, रीजनिंग भी, जनरल अवेयरनेस भी, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन की तैयारी करना चाहते हो तो आप येस ऑफिसर एप्लीकेशन में कंप्लीट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। इसमें भी आपको सफलता कोड मिलेगा, और ये तो आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है।
2880 में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ से स्कैन कर सकते हो, सिर्फ इंग्लिश का लेना है तो यहाँ से स्कैन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल तब ज्वाइन नहीं कर पाओगे, तो व्हाट्सएप का लिंक सभी को शेयर हो चुका है कमेंट्स में, तो व्हाट्सएप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। व्हाट्सएप पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे आपको सारी की सारी पीडीएफ्स मिलेंगी। येस ऑफिसर एप्लीकेशन भी सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे। सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टाटा।